समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि. व्यष्टि is for individual person, समष्टि is for society, सृष्टि is for ecology and परमेष्टि is a divine thing, the platform. तो बेसिकली जो फंडामेंटली हम ये क्लियर कर रहे हैं, सोर्स और रिसोर्स, जैसे हमारे साइंस में बोलते हैं नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली वन कैन चेंज द फॉर्म. तो बेसिक अगर आपके पास सोर्स नहीं तो आप रिसोर्स बना ही नहीं सकते. आदमी कुछ ऐसा हवा में से तो क्रिएट कर ही नहीं सकता. उसके लिए उसके पास कुछ तो होना चाहिए. यानी अगर इकोलॉजी से ही इकोनॉमिक्स बन सकता है, सोर्स से ही रिसोर्स बनेगा. लेकिन आज जो पूरी मार्केट इकोनॉमी या ग्लोबलाइजेशन की एक चौथी सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है, जो मैंने ये तो 3 भाषा तो बोल दिया है, लेकिन आज दुनिया सिर्फ एक ही भाषा में जो बात कर रही है वो है पैसे की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मनी. और ये पैसा जो बनता है, तो हमारे सब में एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो नोट जो प्रिंट होती है उसके पीछे गवर्नमेंट के पास कुछ तो होता है, सोना होता है या कोई ये होता है जो रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है और इतनी वैल्यू की करेंसी नोट प्रिंट होकर सर्कुलेशन में आ जाती है. ये भारत में 1954 में ख़त्म हो गया, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे. ये सोने में से पैसा बनाने के तो इसके तो अभी 60-70 साल हो गए. आज की जो नोट भारत में जो बनती है करेंसी नोट, और दुनिया में भी जो बनती है, वो किसी भी सोर्स के साथ जुड़ी नहीं है. वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बोलते हैं. हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे रिजर्व बैंक को राइट दिया है कि आपकी इकोनॉमी चलाने के लिए जितनी इकोलॉजी है, जितनी करेंसी नोट आपको प्रिंट करनी है वो करो, आपको उसका बैलेंस रखना है. कितना करना है तो रिजर्व बैंक की मैथमेटिकल कुछ ये होते हैं कि कितनी बनानी है. अभी आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट अगर 5%, 6% चल रही है तो 6% आप लिक्विडिटी का ये बढ़ाओ. आपकी पुरानी करेंसी हो गई, उसको आपको बदलनी है तो कितनी बदलनी है उतनी उसकी में नोट ऐड कर दो. आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तो नोट उसी प्रोपोर्शन में कम करो, महंगाई कम करने के लिए. ये प्योरली मैथमेटिकल मॉडल है, अंडरस्टैंडिंग के है. जब वो गोल्ड स्टैंडर्ड के या कोई मेटल स्टैंडर्ड के साथ जुड़ा था तब वो इकोलॉजी के साथ जुड़ा था, क्योंकि गोल्ड ये नेचर बनाता है. नोट प्रिंट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के साथ. अभी ये कितनी बड़ी फैलेसी है. हमारे देश में जो 2000 की नोट जो प्रिंट होती है उसकी टोटल प्रिंटिंग कॉस्ट 3 रुपया 50 पैसे से भी कम है. यानी उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है, जो हम एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं, 3 रुपये 50, और उसकी एंडोर्स वैल्यू 2000 रुपया. अगर ये 2000 पे मैंने एक जीरो बढ़ाया गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने प्रिंटिंग वर्क, तो कितना कॉस्ट बढ़ेगी हमारी प्रोडक्शन की. एक जीरो और एडिशनल प्रिंट करना है. 3 रुपये 50 पैसे में 20,000 की एक्सचेंज वैल्यू हमारी क्रिएट हो जाती है, कोई भी इनपुट डाले बगैर. ये सिर्फ आदमी का अंडरस्टैंडिंग है, वो रियल इकोलॉजी का कोई इसका वास्ता नहीं. ये रियल इकोनॉमी है ही नहीं, ये वर्चुअल इकोनॉमी का एक टूल बना है. और ये एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा ये है. अभी ये जो नोट हमने 500 और 1000 की जो बंद हुई थी, तो 500 की नोट पूरी प्रिंट करने का जो खर्चा था वो उस समय 2 रुपया 60 पैसे था, और 1000 की जो बनती थी वो 3 रुपया 10 पैसा प्लस माइनस. उसमें 1000 रुपये का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप 2 रुपये या 3 रुपये की इनपुट करके आपको 1997 रुपये प्रॉफिट दे. ये इसके लिए इतना अट्रैक्टिव था ये नोट का ये कि जो इलीगल इलिसिट बिजनेस करने हैं, कि जहाँ फुटप्रिंट नहीं चाहिए हमें ट्रांजैक्शन के. ये करेंसी ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ी कैरेक्टर है कि उसके कभी फुटप्रिंट नहीं रहते हैं. अगर मैंने एक 2000 का नोट अगर अभी जवर जी से दिया तो कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सकता कि इनको नोट कहाँ से आ गई, उसके कोई फुटप्रिंट नहीं रहते. जैसे अभी आपकी जेब में कितना पैसा कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, मेरे जेब में मेरा है, अगर किसी ने उठा लिया तो उसका हो गया. ये वेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सचेंज इतना इजीली हो सकता है, उसके फुटप्रिंट नहीं रहते, इसलिए वो ट्रांजैक्शन पूरे के पूरे जो होते हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकते थे. और जहाँ जहाँ बड़ी कैश इकोनॉमी है दुनिया में, वहाँ करप्शन की लेवल काफ़ी बड़ी होती है. एक्सटॉर्शन की, करप्शन की, और इलिसिट बिजनेस होते हैं, इलीगल बिजनेस, इसका ये बेसिक है कि उसके फुटप्रिंट नहीं रहते. अभी देखो, मैं यहाँ से एक रास्ते पे जा रहा हूँ और किसी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मैं रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ. वो मुझे चालान बनाएगा कि देखो ये आपके ये है, अपने
इसका ये ओवर रूल किया है और आपको इतनी मैं पेनल्टी लगाता हूँ, और उन्होंने एक चालान फाड़ दिया, वो 500 रुपये का है। मैं थोड़ा सा उनको निगेशिएट करता हूँ कि सर जी मेरे पास 500 रुपये की अभी नोट नहीं है, लेकिन पेटीएम कार्ड है, मैं आपके इसमें 5,000 रुपये देता हूँ, या मैं चेक से आपको 10,000 रुपये दूँ। क्या वो लेगा? क्या वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो एक बार वो डिजिटल इसमें जाएगा या बैंक मोड में जाएगा तो उसके फुटप्रिंट आ जाएंगे। वो कभी नहीं करेगा। वो बोलेगा 500 नहीं है ना, ठीक है 200 दे दे मुझे। ये फुटप्रिंट, ये पहला होता है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है, जो पैसे का जो बेसिक जो है। दूसरा इसका जो था कि ये मीडियम का मतलब क्या है और कमोडिटी का मतलब क्या है। हमारा लोग, हम तो सब जानते हैं, हम भारतीय लोगों की इकोनॉमी, पैसे के पहले हम बार्टर सिस्टम में काम करते थे, यानी वैल्यू के बदले में वैल्यू एक्सचेंज होती थी। और जो सेवाएं चलती थी, गुड्स एंड सर्विस, जो गांव की सर्विसेज चलती थी, वो अनाज पे चलती थी, धान पे चलती थी, तो वहाँ पैसा था ही नहीं। अभी क्या हो गया है कि मीडियम और कमोडिटी में फ़र्क क्या होता है। कमोडिटी हम सब लोग यूज़ भी कर सकते हैं और पजेस भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा मोबाइल है, जैसे मेरा ये शर्ट है, ये मेरा है, मैं मेरे पोजीशन में रख सकता हूँ। लेकिन मीडियम आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन पोजीशन में नहीं रख सकते। जैसे ये हवा है, ये हवा सबके लिए है, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी करते हैं, ब्रीदिंग तो सभी करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ये हवा मेरी, मैं आपको यूज़ नहीं करने दूंगा। ये सबके लिए है, ये मीडियम है। अभी जब मैं बोलता हूँ कि मेरे जेब में एक 500 रुपये की नोट है, अभी वो मीडियम है या कमोडिटी है? जो पोजीशन में रख सकते हैं वो कमोडिटी होती है, जो पोजीशन में नहीं रख सकते वो मीडियम होता है। वो सबके लिए होनी चाहिए। अभी ये 500 रुपये की जो नोट है ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ ना आपको किसी को यूज़ करने दे रहा हूँ। अभी जब तक मैं यहाँ हूँ किसी का उसका फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने ये हवा का ये मेरे लिए रख दिया, तो जिन्हां तक वो नहीं पहुँचेगा, अनप्रिविलेज्ड, वहाँ से ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। हमारी पॉवर्टी का बेसिक रीज़न है, जो पैसा सर्कुलेशन में रहना चाहिए, जो इसेंशियल है, जिससे ही ये सब मार्केट और ट्रेड चलता है, पहुँचता ही नहीं वहाँ तक। लोगों के होर्डिंग में रहता है, होल्डिंग में रहता है। अगर ये मेरी 500 की नोट अगर बैंक अकाउंट में होती मेरे, तो क्या होता? मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ लेकिन बैंक किसी और को एडवांस बोल के, लोन बोल के दे देती। किसी किसान के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए, किसी उद्यमी के लिए लोन हो जाता था उसका। हमारे देश में ये इकोनॉमी से ये बेसिक टूल इतनी बड़ी इसमें से बाहर हो गया कि उसकी पॉसिटी आ गई और ये दारिद्र्य को और बढ़ावा दिया उसने। ये दूसरा बड़ा रीज़न था कि इतनी बड़ी करेंसी को मेन स्ट्रीम में यानी बैंकिंग में लाके सब तक कैसे पहुंचाएंगे। जैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में देखो, हमारे वेन से ये ब्लड सर्कुलेट होता है, बीच में कहीं अगर ब्लड की गुठलियां हो गई, क्लॉट हो गया ब्लड, तो आगे क्या होगा? ब्लड पहुंचेगा नहीं तो वो सड़ जाएगा। हमारे देश की पॉवर्टी ये आर्टिफिशियल है, ये नेचर से नहीं है। हमारा देश इतना प्रोडक्शन में है, अभी हमारी देश की जीडीपी हम जानते हैं पाँचवें छठे नंबर पे है, लेकिन वो नीचे तक नहीं पहुंचता था। ये गवर्नमेंट का ये भी इसका रीज़न था कि ये सभी बेन सर्कुलेशन में लाए और इसकी जो क्लॉट्स है उसको ओपन कर दे और आखिरी तक पहुंचे, आखिरी आदमी तक। जैसे आपने अमर्त्य सेन जी का नाम सुना है, उन्होंने एक अच्छा पेपर लिखा था, इंडिया की पॉवर्टी में फैमाइन जो है, भारत में जो भूख के लोग जो मरते हैं उसका रीज़न प्रोडक्शन की कमतरता नहीं है, अनाज की कमतरता नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं लोगों के पास, वो पावर पहुंचती नहीं थी। अभी ये बैंक के बाहर जो रहता है, तो वो पैसा तो जीने के लिए सबको चाहिए, तो फिर मंथली 2%, 3%, 4% सोसाइटी में जो सबसे अनप्रिविलेज्ड है वो एक्सप्लॉइट होते गया, मरता गया। एक तो वो मीडियम नहीं रहा, दूसरी वो कमोडिटी बन गई। जो इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है, यूनिवर्सल डेफिनेशन, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ नॉट अ कमोडिटी। जब वो पोजीशन में रहने लगा तो वो कमोडिटी बन गई। अभी यही जो प्रिंट, जिसके फुटप्रिंट नहीं मिलते हैं, इससे सभी इलिसिट बिजनेस चालू हो गए। जैसे ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, अफू चरस, ये होते हैं जो क्या बोलते हैं, नशे लिए, उनकी ट्रैफिकिंग, क्योंकि उसके फुटप्रिंट किसी को नहीं चाहिए। हमारा पॉलिटिक्स तो उसी के ऊपर खड़ा हो गया। हम लोग जानते हैं कि हमारे पॉलिटिक्स में सफ़ेद पैसे का प्रोविज़न ही नहीं है बजटरी, और इलेक्शन का खर्चा तो हम सब जानते हैं कि कितना होता है।
अगर वो सफेद पैसे का प्रोविजन ही नहीं तो ये होता है कहां से इतना खर्चा? तो ये बड़ी नोट की इसके क्या ताल्लुक है, इसका टैक्सेशन के साथ क्या है, और बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस ऑफ मनी, इट इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस। आज मैं एक पहले इसके एक बहुत ही अच्छा मैं एक डिबेट और ये डिस्कशन यानी एक डिलीवरी में सुन रहा था कि ये ग्लोबलाइजेशन में आदमी का कल्चर और वो कैसे टूट रहा है, ग्लोबलाइजेशन में आदमी के रिश्ते कैसे ये हो रहे हैं, आदमी अकेला कैसा हो गया। ये दो चीज़ जुड़ी है आदमी की कल्चरल की और इनर कनेक्ट, ये पैसा और टेक्नोलॉजी के साथ अभी जुड़ गया। ये दोनों के पास बहुत ताकत है, बहुत स्पीड है, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं है। वो हैप्पीनेस के लिए नहीं काम करते, वो कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए काम करते हैं। हम लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, हमारा हैप्पीनेस कैसा बढ़े, लेकिन आज टेक्नोलॉजी और ये जो लिक्विडिटी जो इकोनॉमिक्स की बढ़ गई है, तो ये कैसा उसका इम्बैलेंस हो गया है मार्केट का। तो मैं आपके सामने एक ये रखता हूँ, आज हर आदमी के लाइफ में दो फोर्सेस सबसे बड़ा काम करते हैं। इसमें दुनिया का यानी ग्लोब में कहीं भी आप जाइए, ये दो फोर्सेस, एक मार्केट फोर्स है, दूसरा है पॉलिटी यानी गवर्निंग फोर्स, गवर्नमेंट का फोर्स। अब ये देखो इन दोनों की कैसी है। गवर्नमेंट का जो डिलीवरी आर्म है वो है लॉ एंड ऑर्डर, और मार्केट का जो डिलीवरी आर्म है वो है डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट डिमांड एंड सप्लाई पे काम नहीं करती और मार्केट लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं करता, उसके दायरे में काम करता है लेकिन उसके लिए काम नहीं करता। गवर्नमेंट की जो बाइसेप पावर होती है वो इफेक्टिवनेस होती है, और मार्केट की होती है वो एफिशिएंसी होती है। गवर्नमेंट कभी भी इफिशिएंट नहीं होता, मार्केट कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि इनपुट टू आउटपुट रेशो क्या है। मार्केट के इनपुट के लिए कंस्टेंट है, क्योंकि उनके लिए इनफाइनेट कंस्टेंट ये नहीं होता कभी इनपुट, और गवर्नमेंट के लिए वो इनफाइनेट है कितना भी, क्योंकि देश में जो कुछ है वो सभी गवर्नमेंट का है। हमने देखा है 1969 में जब ये हुआ था बैंकों का नेशनलाइजेशन, एक ही दिन में सभी नेशनल बैंक की वेल्थ गवर्नमेंट की बन गई थी। तो गवर्नमेंट कभी इफिशिएंसी की तरफ नहीं जाता और मार्केट कभी इफेक्टिव नहीं होता। मार्केट का बेसिक जो होता है वो प्रॉफिटेरिंग होता है, मुनाफा बेसिक स्पिरिट है, और गवर्नमेंट का जो बेसिक स्पिरिट है वो एब्सोल्यूट पावर है कि एब्सोल्यूट पावर कोई चैलेंज ना दे। अभी ये दोनों में अलग डायमेंशन क्या है। मार्केट का पहला लुक जो होता है, मार्केट पर्सनैलिटी के लिए काम करता है, वो सोशल कभी इसके लिए काम नहीं करता है, पर्सनल ग्रोथ के लिए। मार्केट का सोसाइटी से कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, जितना प्रॉफिट मिलेगा, वो पर्सन ओरिएंटेड होता है। गवर्नमेंट कभी भी पर्सन ओरिएंटेड नहीं होती है, वो सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी ही उनका प्राइम ये होता है। पर्सनैलिटी के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, कर नहीं सकती। मार्केट की पावर अगर ज़्यादा बढ़ गई तो वो कंज्यूमरिज्म की तरफ जाता है। इसके आगे चल के क्या होगा किसी को मालूम नहीं। अगर इसी रेट से चलता रहेगा तो हम एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, कभी होंगे एक्सटिंक्ट पे, हम वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और दूसरा जो चैलेंज आ गया है, वो दूसरा चैलेंज है ग्लोबल टेररिज्म। और इसका एक साइंटिफिक डॉकेट होता है जिसका नाम होता है डूम्सडे क्लॉक। अब अगर गूगल पे सर्च करोगे, ये बहुत ही डेंजरस एक क्लॉक, जब पहले एटम बॉम्ब का जो ये परीक्षण हुआ था, जब नागासाकी और इसमें उसका यूज़ हुआ था, तो जिन्होंने ये एटम बॉम्ब बनाया तो उनको समझ में आ गया कि अभी हमने एक ऐसे इसको बाहर निकाला है, एक जिन को, कि वो आदमी को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं किसी भी क्षण में। तो अभी ये किसी के हाथ में नहीं है कि इससे बचना। तो पहले उसकी प्रोविजन करने के लिए समय समझे, इसलिए दुनिया के तब के 24 नोबेल लॉरेट एक जगह आ गए जो एटॉमिक रिसर्च पे भी काम कर रहे थे, और शिकागो यूनिवर्सिटी में उन्होंने कंसेप्ट का क्लॉक का एक डिज़ाइन कर दिया, वो 1948 में कर दिया। ये कंसेप्ट ऐसा है, वो घड़ी है एक वर्चुअल कॉन्सेप्चुअल, जिस दिन वो घड़ी में एग्जैक्टली 12 बने जाएंगे, 12 एक के ऊपर ये आ जाएगा, तो ये आखिरी आदमी दुनिया का खत्म हो जाएगा। और ये घड़ी में वो 12 बजने के लिए 7 मिनट का समय बाकी रखा था, ये 1949 में 7 मिनट्स, इट वॉज लैगिंग बिहाइंड, सिर्फ 7 मिनट का वक्त था।
ये घड़ी सबसे क्लोज गई 12 के 1952 में, 52-53 में 12 बजने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय बचा था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण किया। सुपर पावर जो पूरे ग्लोब को वो ध्वस्त कर देगा। और सबसे वो पीछे गई घड़ी 1993 या 94 में, जब सोवियत यूनियन टूट चुका था। अमेरिका और रशिया दोनों ने डी आर्मामेंट का एग्रीमेंट कर दिया, हम मिसाइल्स निकाल देंगे, और दुनिया तभी सबसे सेफ थी। 17 मिनट घड़ी पीछे चली गई। मैं आपको 2020 की बात कर रहा हूं, अभी 21 की, नॉट 20 की। ये 26 जनवरी को ये घड़ी का सेटलमेंट होता है, शिकागो यूनिवर्सिटी से होता है, जहां कम से कम 14 नोबेल लॉरिएट्स होते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, रिलीजन से, सभी इसमें से। और ये 24 लोगों की टीम होती है जो ये इसके कैलकुलेशन करके ये सेट करती है। मैं आपको ये 26 जनवरी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 महीने पहले जो सेट हो गई। अभी का घड़ी का टाइम है 100 सेकेंड, 100 सेकेंड्स। वी आर as a human being on the extension of, on the verge of extinction। कभी भी ये हो सकता है। जब घड़ी में 60 सेकेंड का समय बचेगा, ये अलार्म है कि क्विट अर्थ, आदमी ने पृथ्वी छोड़नी है। और उसके एडिटोरियल आपको सबके लिए डॉक्यूमेंट इतना पढ़ने जैसा है, क्योंकि ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम भविष्य का कुछ भी ये डिजाइन नहीं कर सकते। और ये साइंटिफिक है, ये साइंटिस्ट का ही है, अलग अलग डिसिप्लिन के, और वो नोबेल लॉरिएट के, आप उसमें तो देख ही सकते हैं। उन्होंने 5 रीजन जो बताए हैं कि हम क्यों एक्सटिंक्शन पे है, वो 5 रीजन में वो न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अभी वो 2 नंबर पे आई है। पहले नंबर पे क्लाइमेट चेंज आ गया अभी, दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी। आज जैसे हम देख रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, सीरिया, रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, कभी भी ये हो सकता है, अभी इसको किसी के हाथ में नहीं है। तीसरा ये जो इसके बाद बड़ा रीजन आया है, वो है जीनोम चेंज, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी है जो पैनाडेमिक हम जो देख रहे हैं, वो लेबोरेटरी से जिसको जीनोम चेंज करके ये जो आ गया कोरोना का, ये अभी ये लेबोरेटरी मेड जो वायरस है, इसके लिए किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। एक का दूसरे का वो खुद की ऑटोमेटिक वो बनते रहेंगे। ये तीसरा रीजन है कि जो आदमी का एक्सटेंशन अभी बहुत क्लोज आ गया है। चौथा जो इसमें जो रीजन आ गया है, वो है इंफॉर्मेशन की कंफ्यूजन। व्हाट्सएप पे और इसमें जो इंफॉर्मेशन अभी जा रही है कनेक्टिविटी में, मेरे मोबाइल पे आता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, और मेरे भाई के मोबाइल पे आता है ये सर्जिकल स्ट्राइक है, और दोनों उतने सही है। कौन सही कौन गलत किसी को ही मालूम नहीं है। और ये कंफ्यूजन भाई भाई के बीच में अभी दरार कर रहा है, किसी के किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है अभी। ये इतना बड़ा है कि ये अब हम किसी, और इसका कोई उल्टा जाने का कोई रास्ता नहीं है। और पांचवा जो है वो ट्रेड वॉर, और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की ये सभी जो पावर है वो इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल कंप्यूटर के कोड में हमने डाल के रखी है, जहां ह्यूमन जो मॉरलिटी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ह्यूमन मॉरलिटी की, उसकी स्पिरिचुअलिटी का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मालूम है कि आने वाले 4-5 साल में, जैसे अभी साउथ कोरिया में, जैसे चाइना में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस इसमें आ रहा है, एजुकेशन से अभी सभी रिडंडेंट हो जाएगा। जो अभी रनिंग प्रैक्टिसेस है, मेडिकल फील्ड, अभी हम जब मेडिसिन में जाते हैं, कभी कोई एक फिजिशियन होता है तो हमारी हिस्ट्री दिखाते हैं, वो हमें चेक करता है, फिर पैथोलॉजी की रिपोर्ट लेके उसका इन्फरेंस निकाल के हमें कुछ ये करता है, प्रिस्क्राइब करता है। अभी ये होगा ही नहीं। हम पैथोलॉजी की रिपोर्ट सिर्फ कंप्यूटर में डालेंगे, उसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके वही आपको ये भी करेगी। वो रिडंडेंट हो गया एमडी फिजिशियन। एजुकेशन अभी ये वर्चुअल हो गया, ये पैनाडेमिक ने तो ये हो गया, क्लासरूम की अभी जरूरत ही बची नहीं है। हर एक चीज़ जो अभी तक कल्चर ने और ह्यूमन ने इस्टेब्लिश की थी, अभी वो टेक्नोलॉजी उसको सुपरसीड करके चली जाएगी। इसका ये रीज़न है कि मार्केट ग्लोबल हो गया है और गवर्नेंस नेशनल तक लिमिट हो गया है।
गवर्नमेंट इसके आगे जा ही नहीं सकता। अगर मार्केट अगर ग्लोबल हो गया है तो हमें गवर्नेंस भी अभी ग्लोबल चाहिए, नहीं तो हम ये टेररिज्म और ये क्लाइमेट चेंज इसके और इकोलॉजिकल लॉसेस, इसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अभी जो होता है गवर्नमेंट, अभी मैं चेन्नई में हूँ, मेरे अगर टैप को पानी नहीं आ रहा है तो मैं चेन्नई कॉरपोरेशन के साथ में ये मेरा कंप्लेंट लॉन्च करता हूँ। मैं कोयम्बतूर के साथ नहीं जाता कि वहाँ मेरे नल को पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उनका टैक्स नहीं देता। अभी ये कावेरी वाटर का प्रॉब्लम है कर्नाटक ये और आंध्र और इसका भी, उसमें तमिलनाडु भी है। हम झगड़ा किसके साथ करते हैं? हमारे गवर्नमेंट के साथ हम बोलते हैं कि यहाँ अगर मैं चेन्नई में हूँ तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हम उनका टैक्स ही नहीं देते, हम यहाँ का स्टेट टैक्स देते हैं। ऐसे भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, सेम जो कॉन्फ्लिक्ट है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, दोनों में बॉर्डर इशू ही है। एक जगह न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी है, दूसरी जगह तो हो ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम एक ही है, बॉर्डर इशू। वो क्यों नहीं होता? महाराष्ट्र कर्नाटक में वॉर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम दोनों नेशनल टैक्स देते हैं, कर्नाटक और एक फेडरल फैमिली के मेंबर है। पाकिस्तान अलग नेशन हो गया हमसे, क्यों? उसका तो ये अभी 40 पहले 50 साल तो हमारा ही ये था, तो हमारा भाई न्यूक्लियर वॉर तक। अगर ये ग्लोबल इशू हमें करना है तो हमें ग्लोबल टैक्स देना पड़ेगा, तभी ये वॉर को हम अलग रख सकते हैं। और ये अर्थ क्रांति का जो टोटल ये जो फिलोसॉफी है और जो जो डेरिवेटिव्स है, प्रपोजल्स है, ये वॉरफेयर से वेलफेयर की तरफ इकोनॉमी को कैसे मोड़ना, डायरेक्शन देना, युद्ध से बुद्ध की तरफ। भारत एक ऐसा देश है, कभी किसी ने युद्ध नहीं दिया भारत ने किसी को। भारत ने सबको भारत ने बुद्ध दिया, भारत ने सब कुछ दिया। भारत ने सही इस्लाम दिया, शांति का जो पैगाम है, सही में भारत ने सही में सनातन दिया कि बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। और ये फिलोसॉफी की भी लैंड है, और ये सभी एक ही, RNDN तो एक ही है सबका। अगर ये पॉसिबिलिटी कैसी है, और आज हमारे गवर्नमेंट के सामने क्या कंस्ट्रेंट है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या करने से बनेगा? मैं आपको एक थोड़ा सा एक ये दिखाता हूं, उसका ये प्रपोजल क्या है। पहले में हमारे देश की इकोनॉमिक रियलिटी आज क्या है। भारत एक बड़ा देश है, 135 करोड़ की जैसे स्काई स्क्रैपर होती बड़ी इमारत, उसको जो ओवरहेड टैंक से सभी से वहीं से पानी का सप्लाई होता है। ओवरहेड टैंक में पानी जाता है, वो नीचे वाली रिजर्वायर जो होती है वहां से वो पानी ऊपर जाता है, वो टांकी में चला जाता है। अभी हम देखते हैं कि वो नेशनल इकोनॉमी जो है वो 200 लाख करोड़ की हो गई, हमारी जैसे GDP की बात करते हैं, लेकिन ओवरहेड टैंक तक हमारे 20% भी नहीं जाते। स्टेट और सेंट्रल की सभी टैक्स पकड़ के जो गवर्नमेंट का सप्लाई होता है, जो सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के लिए होता है, मशीन भी पंप भी चालू है, पाइप भी है, लेकिन पानी ऊपर तक नहीं जा रहा है। अगर हम इसको देखते हैं कि पानी ऊपर तक क्यों नहीं जा रहा है, तो ये पानी उठाने वाली जो सभी नलियां हैं, सभी ट्यूब्स है, वो पंक्चर हो गई है, लीक हो गई है, वो ऊपर तक जा ही नहीं रहा है। ये है हमारे देश की टैक्सेशन की अभी की आज के स्ट्रक्चर, पूरे सड़े हैं करप्शन से, आउट ऑफ डेट उसकी टेक्नोलॉजी, उसके गवर्नेंस सभी उसमें अभी वो आउटडेटेड है। इससे जो पानी बाहर जाता है रिसाव, वो रिसाव को ही ब्लैक मनी बोलते हैं, और वो कितना ही किसी को मालूम नहीं, क्योंकि वो बेसिकली अनअकाउंटेबल है। अभी तक वो टाकी में पहुंचा ही नहीं है, तो कितना ही किसी को मालूम नहीं उसकी साइज कितनी है। अभी इससे क्या हो गया, एक नीचे एक बड़ा पॉन्ड बन गया, ये पैरेलल इकोनॉमी का, ये रिसाव से। अगर ये पानी ऊपर तक जाएगा ही नहीं तो ये टाकी में पानी की लेवल नीचे आ रही है, तो बहुत से ट्यूब को तो ऊपर वाले पानी नहीं है। जो कॉमन मैन के लिए, जो सोशल वेलफेयर के लिए, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उनके पास रिसोर्स ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास सैलरी के लिए पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। अभी ये जो ट्यूब्स है राइट हैंड की, वो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होती है खर्चा करने की। अभी जितना पानी गवर्नमेंट के पास है वो भी पूरा नीचे नहीं जा रहा है, यहां भी लीकेज है। यह है करप्शन। करप्शन और ब्लैक मनी बिल्कुल अलग।
ब्लैक मनी अनअकाउंटेबल है और करप्शन नॉन ट्रेसेबल है, ट्रैकेबल। पैसा तो खर्चा हुआ है, अकाउंटेबिलिटी आ गई है, लेकिन गया कहाँ मालूम नहीं। रास्ते के लिए 100 करोड़ का टेंडर हो गया, पेमेंट हो गया, लेकिन रास्ता तो बन गया 30 करोड़ का, गया कहाँ मालूम नहीं है पब्लिक फाइनेंस से। ये नॉन अकाउंटेबल है और ये नॉन ट्रैकेबल है। इससे दूसरा एक बड़ा पॉइंट नीचे तैर गया है, वो पैरेलल इकोनॉमी का है, एक समांतर अर्थव्यवस्था जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि वो कोई डिसिप्लिन में नहीं है। अभी गवर्नमेंट को तो ये बिल्डिंग को तो पानी देना है, 135 करोड़ की जरूरत है। गवर्नमेंट के पास क्या सॉल्यूशन है इसके लिए? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के पास, बाहर से टैंकर से पानी लाके वो नीचे वाले हौद में डाल रही है फॉर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे आप SEZ समझो, ये इसमें पार्टिसिपेटरी रोड्स हो, गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा तो टाकी में और पानी चढ़ेगा। और आपको मैं बोलता हूँ, ये बहुत बार ये जो टैंकर है बाहर से लाया, ये पैरेलल इकोनॉमी की हिस्से से पानी उठा रहा है और इसमें डाल रहा है। इसी को ही मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। ये मॉरिशस रूट भी है, ये सिंगापुर रूट भी यही है, शेल कंपनियां भी यही है। पैरेलल इकोनॉमी से डाल के वो इकोनॉमी में डाल के वो टैंकर वाला तो व्हाइट मनी में ले रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। जितना नीचे डाल रहा है, लेकिन रिसाव तो उतना ही है, और ज्यादा पानी बाहर जा रहा है। अभी देखो इसके इंपैक्ट कितने सीरियस होते हैं। अभी ये दोनों पैरेलल इकोनॉमी के जो पॉइंट्स बने हैं वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी नॉन ट्रांसपेरेंट, किसी को कुछ समझता नहीं क्या हो रहा है। उससे सबसे पहले जो कनेक्ट होता है उसको, वो होता है करप्ट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के खर्चे कितने हैं। आप लोकल लेवल के समझो, स्टेट के या नेशनल लेवल के, यानी MP के लिए करोड़ों में उसका ये है। और सफेद पैसे से एक भी उसका प्रोविजन नहीं, जो भी है डोनेशन से आ जाते हैं, यानी बजटरी तो प्रोविजन है ही नहीं। तो हमें तो मालूम है एक MP के लिए कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ तो लग ही जाते हैं। तो 580 545 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम 10, जब प्रोविजन ही नहीं तो 5,500 6,000 करोड़, और फिर इतने MLA, फिर इतने कारपोरेटर्स, ये आता है कहाँ से? ये आता है अंडरग्राउंड इकोनॉमी से। ये खुद तो कभी पॉलिटिशियन किसी के पास जाते नहीं कि हमें पैसा चाहिए, इनके पास कहाँ से आता है? इनका एक्सटेंडेड हैंड जो है वो है करप्ट ब्यूरोक्रेसी। ये जो सभी टैक्सेशन में जब सभी ब्यूरोक्रेसी जहाँ जहाँ से होती है, ये उठा के ये देती है। ये दोनों जो सेगमेंट है वो ब्लैक मनी यूज करती है, वो क्रिएट नहीं करती। वो जनरेट कौन करता है ब्लैक मनी? ये तो यूजर हो गए। जनरेट कौन करता है? ये जनरेट हम जैसे बिजनेसमैन करते हैं, उद्यमी करते हैं, क्योंकि हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट सेवा या सर्विसेज। हम लोग टैक्स इतना देना नहीं चाहते क्योंकि हमारे कोई कंस्टेंट है। चाइना के कंपटीशन में हमें टिकना है, हमें प्रोविजन करनी है, बिजनेस बढ़ाना है। इतने टैक्स के बर्डन और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, तो पहले ये आते बोलो आपको कितना है, ये यहाँ देना है, तो हम ही शुरुआत करते हैं विदाउट रिसीट है। हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो जो बॉदरेशन है उससे निकालने के लिए हम पहले ये करते हैं। हम वेल्थ क्रिएटर लोग जो होते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, ये ब्लैक मनी जनरेट करते हैं। हमारी पर्सनल एसेट तो बन रही है, ब्यूरोक्रेट्स की बन रही है, पॉलिटिशियन की बन रही है, हमारी पर्सनल वेल्थ तो हो ही रही। तो इसकी कीमत कौन दे रहा है? इतने सभी जो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी बन गई, इतना मिसमैनेज्ड जो स्ट्रक्चर बन गया है, इसकी कीमत दे कौन रहा है? ये दे कीमत रहा है वो अनप्रिविलेज्ड जो देश का कॉमन मैन है, 45, 50, 55% तक, जिसको ऊपर से टाकी से पानी मिल ही नहीं रहा है। वो अंडरग्राउंड इसमें मंथली 2% 3% इसमें, वही इसमें पैरेलल इकोनॉमी पे खड़ा है। वही वो किसान है, वही एक छोटा रिक्शा वाला है, वही एक छोटा गैरेज वाला है, जिसको वहाँ से नहीं मिलता। मंथली 2% 3% 5% पे वो लेना ही पड़ता है, क्योंकि पैसे किसी हुआ तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये उसकी फाइनल कीमत दे रहा है। और जब वो उसको बेर नहीं होता तो सुसाइड कर लेता है। हमारे किसान की आत्महत्या इससे कोई अलग नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन उसके, यानी सिस्टमिक सॉल्यूशन ही नहीं है इसके पास। अभी देखो इसका आउटफॉल और क्या होता है, इसके और डायर ये क्या होता है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट,
ये पैरेलल इकोनॉमी पे खड़ा है। आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि हमारा इतना एक्सपोज हो रहा है सब कुछ, सभी सिस्टम्स, पुलिस सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशरी हो, किसी को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम का चेहरा अब इतना बड़ा बन गया है कि वो हमारी जो गवर्निंग कैपेसिटी है टाकी, उससे भी ये बड़ा बन गया। ये नक्सलाइट्स यही प्रोडक्ट है, हमारे ही बच्चे हैं ना वो। किसान तो सोचता है कि मैं जी नहीं सकता तो मैं सुसाइड करके जाऊंगा, लेकिन युवा सोचता है अगर मैं नहीं जी सकता तो आपको क्यों जीने दूं। वो बंदूक लेके वो टेररिस्ट बन जाता है, वही नक्सलाइट बन जाता है, वही क्रिमिनल बन जाता है। वो अंदर से क्रिमिनल नहीं है, परिस्थिति ने उसको बनाया है। अभी देखो इसके बेसिक इंटरेस्ट कहां हो जाते हैं। ये जो तीनों है, करप्ट बिजनेस, करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट पॉलिटिक्स, अल्टीमेट ओरिएंटेशन उसका है बैलेट बॉक्स पावर। यानी सत्ता किस लिए चाहिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए चाहिए? सत्ता कमाने के लिए। विशेष सर्कल, और ये सभी चल रहा है वो सिर्फ ब्लैक मनी पे चल रहा है, क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, किसी को समझता ही नहीं है क्या हो रहा है, कहां उसको करेक्ट करे, कौन से सेगमेंट करेक्ट करे। और फिर सोसाइटी में इतना डिवाइड हो गया है कि अभी किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। अब महाराष्ट्र की हमारी आइडियल, अब आज की जो आप परिस्थिति देखेंगे तो ये आइडियल अभी ये एग्जांपल हो गया है। किसी का किसी पे भरोसा ही नहीं है आज, क्या हो सकता है। देखो ये अर्थ क्रांति का इंटरप्रिटेशन है, आपको क्या लगता है ये इंटरप्रिटेशन सही लगता है या गलत है? क्या एग्जैगरेटेड है बहुत? आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है और ज्यादा दिखाना चाहिए? क्या लगता है? क्या? नहीं, वो तो सिस्टम चल रही है। ये पिक्चोरियल जो आपकी एनालॉजी जो है, आपके सामने जो रियलिटी रखी है, इकोनॉमिक रियलिटी, आपको ऐसा क्या लगता है कि इसमें और ये और मॉडिफिकेशन चाहिए, ये होना चाहिए? ये अभी दिखाया नहीं आपने। ये हमारी इकोनॉमी और सोशोलॉजी साथ में जुड़ी है, इसके साथ पॉलिटिक्स है, इसके साथ बिजनेस है, और 135 करोड़ इसके साथ बहते रह रहे। अगर इसको हमें करेक्ट करना है, सिस्टम को अगर हमें रिपेयर करना है, करेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे बोलो, क्या करेंगे से ये पूरा ये चेंज ही हो जाएगा? कैसा करेंगे इसको? कैसा करेंगे? ये बाहर से टैंकर से पानी तो उसी के नाम पे ला रहे हैं, ये बढ़िया है। आज जो किसान बैठे हैं अनशन के लिए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट आज जो चल रही है वो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए तो ये कानून बना रही है, क्योंकि वो उनको अगर उनके रिटर्न नहीं मिलेंगे तो वो एफडीआई डालेंगे कैसे? आज जो चल रहा है वो तो उसी के लिए तो हो रहा है। इसमें क्या करेंगे तो ये पूरा पिक्चर बदल जाएगा। करेक्शन कहां होगा? ये पहला लीकेज है यहां का, ये लीकेज और ये दूसरा लीकेज। अगर हम इसको लॉक कर दें तो ये दोनों पैरेलल इकोनॉमी के पॉइंट बनेंगे नहीं, वो नहीं बनेंगे तो अंडरग्राउंड बनेगी नहीं। अगर ये लीकेज नहीं होगा तो ये जो रिजर्वायर का पानी पूरा टाकी में चला जाएगा, तो ये सबके लिए पानी मिलेगा। ये इलेक्शन के लिए एडिशनल जो भरे हुए टाकी तो आप कितना भी कनेक्शन दे सकते हो ना, जब टाकी में पानी नहीं तभी प्रॉब्लम आएगा। ये जो लास्ट यहाँ अनप्रिविलेज ये है, इसके लिए तो नए कनेक्शन आप दे ही सकते हैं जब पानी टाकी तक पहुंचेगा। अगर ये टाकी से पानी वहां तक पहुंच जाएगा तो ये टैंकर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। अगर ये दो पॉइंट्स नहीं रहेंगे तो ये नीचे वाला कुछ नहीं रहेगा, तो ये चेहरा कहां से बनेगा? आपको क्या लगता है? ये दोनों लीकेज अगर हम कंट्रोल कर पाए, ये दूसरा है ना, ये करप्शन, यानी रेवेन्यू साइड से और एक्सपेंडिचर साइड से दोनों का अगर लीकेज हम अगर उसको क्योर करें, उसको लॉक करें। और ये देखो कितना आसान है करना। ये जो ब्लैक मनी है लेफ्ट हैंड साइड का, ये कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन की वजह से हो गया। अगर हम इसको एक सिंपल इसमें फॉर्म में बदल दें कि जहां लीकेज की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, और ये अनअकाउंटेबल है, अगर हर पैसा अकाउंटेबल हो जाएगा, यानी टैक्स के बॉदरेशन ही चले जाएंगे, मेरे ऊपर अगर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी के लिए?
नहीं, वो सॉल्यूशन की बात आएगी, लेकिन ये करेक्शन ये पॉइंट पे कर सकते हैं ना। अब आइडियोलॉजी भी देखो ना, ये कर सकते हैं क्या लॉक? ये पहला। और दूसरा जो है ये करप्शन, ये नॉन ट्रैकेबल है, नॉन ट्रेसेबल है। अगर हम उसको ट्रेसेबल कर देंगे कि किसने किसको पैसा दिया, तो करप्शन भी कंट्रोल में आ जाएगा। अभी ये बड़ी नोट खत्म होने से क्या हो रहा है कि ये जो सभी डिजिटल फुटप्रिंट भी ले रहे हैं सबके, अभी वो तो विजय मल्ल्या तक भी पहुंच रहे हैं, उसके सभी एविडेंस आ रहे हैं। ये तो होगा ही, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी वैसे करप्शन की लेवल भी नीचे आएगी। जैसे हम देखते हैं कि बाहर के देशों में 50 पाउंड के ऊपर की नोट ही नहीं है यूके में। जीडीपी तो इतना ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम सभी डिजिटल। स्वीडन ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम और 2-4 साल में तो हम कैशलेस ही बन जाने वाले। ना टेररिस्ट को फंडिंग होगी ना करप्शन बढ़ेगा, ट्रेसेबिलिटी आएगी तो पूरा ये हो जाएगा। ये दोनों जो चीज़ें, एक तरफ अकाउंटेबिलिटी लानी है और दूसरी तरफ ट्रैकेबिलिटी लानी है या ट्रेसेबिलिटी लानी है, ये दो चीज़ होने से ये 100% बन जाएगा, बदल जाएगा। नहीं, पेशेंट मरने के बाद अपना कितना भी अच्छा डॉक्टर आएगा तो कोई मतलब नहीं। जो जिंदा है उसी के ऊपर अगर हो गया तो उसको ऑपरेशन बोलते हैं। मुर्दे पे जो ऑपरेशन होता है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। हमें ऑपरेशन करना है, पोस्टमार्टम नहीं। नहीं 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 नहीं, ये जबरदस्त नहीं है, इसके वीकनेस काफ़ी है। अगर ये हम आसानी से इसको अगर करेक्ट कर सकते हैं तो देखो कितना बदलाव आ सकता है। अभी आपने बोला कि ये कैसे होगा, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा, तो इसीलिए अर्थक्रांति जो फंडामेंटल जो अर्थक्रांति का प्रपोजल था, एक टैक्स प्रपोजल था जिसमें ही एक ही प्रपोजल में ये करेंसी कॉम्प्रेशन भी था, जिसको डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आप मोड़ दो। जितनी जितनी ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी करप्शन की लेवल नीचे आएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका जब सुनते उन्होंने 500 और 1000 की नोट वन स्ट्रोक में बंद कर दी। हमने तो गवर्नमेंट को ऐसा सजेस्ट किया था पहले 1000 की नोट निकाल दो, वो 33% थी सिर्फ, तब 500 की नोट बढ़ाओ, 5-10 करोड़ तक लोगों को एमनिस्टी दे दो, आपके अकाउंट पे है डालो, आपका पैसा सफ़ेद हो जाएगा। हाँ, आपके ऊपर 100 करोड़ से या 50 करोड़ से अगर ज़्यादा कैश है तो 10% 15% उसको पेनल्टी लगाओ। लेकिन ये आदमी गलत नहीं थे, वो सिस्टम गलत थी, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। आदमी गलत नहीं था, पहले उसके कैरेक्टर पे डाउट मत ले लो, पहले सिस्टम करेक्ट करो। फिर पहले 6 महीने में 1000 की नोट निकालो, 500 की नोट और बढ़ाओ, 500 की नोट चलते चलते 200 की नोट इंट्रोड्यूस करो, 6 महीने के बाद 500 की भी निकाल दो, और इनकम टैक्स बेसिकली निकाल दो पहले। ये भरते कितने लोग, 6 करोड़ इनके पैन कार्ड है, यानी भरने वाले तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ ही है, लेकिन उसका टैक्स इवेजन जो होता है, जो बाहर जो पैसा जाता है, ये सभी उसके जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है वो एक्सटॉर्शन इसी से होता है, जिसका जो टोटल टैक्स कलेक्शन में अभी 10 लाख करोड़ का पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्ट होता है। कॉर्पोरेट इनकम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख प्लस माइनस टोटल स्टेट सेंट्रल और कॉर्पोरेट के टोटल टैक्स कलेक्शन 42 लाख करोड़ है। उसमें 10% यानी 20% टोटल टैक्स कलेक्शन भी चला जाएगा इनकम टैक्स, अगर वो निकाल देंगे तो। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो हमने प्रपोज किया था गवर्नमेंट को कि इसी के साथ आप बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स ये इंट्रोड्यूस करो। वो कोई कंप्लाइंस नहीं होगा, आपके बैंक से अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो रिसीविंग एंड को बैंक ही डिडक्ट करके आपको जाएगी, यानी टैक्स भरने की कंप्लाइंस की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, टैक्स भर के ही आपके अकाउंट पे पैसे आने वाला है। आपके ऊपर कंप्लाइंस की कोई चलन नहीं, कुछ करना ही नहीं आपने। समझो मैंने आपको 100 रुपये दिया तो आपके अकाउंट पे 98 आ जाएंगे, 2 रुपया वो टैक्स बोल के काटेंगी बैंक। उसमें ये 2 रुपया ये नोशनल है, वो कैलकुलेशन करके जितनी चाहिए वो टैक्स तो सरकार कितनी भी लगा सकती है अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से। उसमें से 70 पैसा सेंट्रल को वो बैंक इमीडिएटली देगी, 60 पैसा स्टेट को देगी, 30 पैसा 35 पैसा लोकल गवर्नमेंट को बॉडी को देगी। जैसे अभी चेन्नई में ट्रांजैक्शन हो गया तो 2 रुपये से 35 पैसे चेन्नई कॉर्पोरेशन को इमीडिएटली जाएंगे रियल टाइम, 60 पैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट को जाएंगे, 70 पैसे दिल्ली गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे। और ये सब चलाने के लिए बैंक को सर्विस चार्ज बोल के बाकी हुआ पैसा बचेगा, और ये बैंक का रेवेन्यू प्योर रहेगा जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की तरफ ले जाएगा। जितनी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बढ़ेगी उतना सबका रेवेन्यू बढ़ते रहेगा, प्रोग्रेसिव। सर्कुलेशन बढ़ गया तो बैंक को भी इनकम मिल गया।
अभी इंटरेस्ट से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं है, बैंक ये फैसिलिटेटर रहे, वो सर्विस चार्ज होगा। ये पहला ये था कि BT2 को इंट्रोड्यूस करो, और ये सभी जगह ब्लैक मनी का तो बचेगा ही नहीं, और आपको तो कंप्लायंस ही नहीं है तो अनअकाउंटेबिलिटी का सवाल ही नहीं आता। कैश में आप ट्रांजैक्ट करोगे तो उसके ऊपर टैक्स रहेगा ही नहीं, कितना भी करो, वो तो टैक्स का इंसिडेंस रहेगा ही नहीं कैश इकोनॉमी का। लेकिन 50 के ऊपर की नोट भी नहीं रहेगी, तो कैश ट्रांजैक्शन आपके लिए इतना इनकन्वीनियंट होंगे बड़े ट्रांजैक्शन करने के लिए। और चौथा जो इसके साथ बोला गया था कि आप एक कैश लिमिट को कानूनन सुरक्षा की एक मर्यादा रखो कि 5,000 के ऊपर आपने कैश ट्रांजैक्शन किया तो उसके ऊपर हमें लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको। यानी आपने मकान खरीदी कर दिया नोटों में 2% बचाने के लिए, तो उसकी रजिस्ट्री होगी नहीं, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा। आपने एक मोबाइल फ़ोन ले लिया 10,000 का, वो 5,000 के ऊपर का है, अगर वो उसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो आप उसकी गारंटी वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे। 2% बचाने के लिए आप कितना रिस्क ले सकते हो? बड़ी नोट भी नहीं है, इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता पूरी लीगल इकोनॉमी यानी बैंक इकोनॉमी में आएंगे, तो ये इंटरेस्ट फ्री भी होते जाएगा। आज भारत सब कुछ कर सकता है, भारत मंगलयान भी बना सकता है, आपने देखा है, हमने तो पहुंचा है, चांद्रयान बना सकता है। टेक्नोलॉजी में हम कहीं भी कम नहीं है। भारत मर्सिडीज बेंज नहीं बना सकता है क्या? जो मंगलयान बना सकता है वो मर्सिडीज बेंज नहीं बना सकता है क्या? बना सकता है, लेकिन वो टेक्निकली फिजिबल है, पॉसिबल है, लेकिन इकोनॉमिकली वो वायबल नहीं है। 10% 11% अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वो जर्मनी के साथ जो 2% 2.5% पर एनम जिनकी इंटरेस्ट रेट है, कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। हमारा वो बेसिकली लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही बदल जाता है। तो यहाँ का टैलेंट जो है, युवा टैलेंट, वो अलग अलग देशों में जाने लगता है, वो वहाँ के जाके, और हमारे ही बच्चे हैं वो नासा में काम करने वाले, इधर वो है कौन? ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड बदल जाता है। और ये करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ये नहीं आता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई फ्रेम नहीं बदल रहा। ये प्रोग्रेसिव है क्या? जैसे जैसे ट्रांजैक्शन और डिजिटाइजेशन होता जाएगा और बढ़ेंगे, तो टैक्सेशन का ये भी बढ़ेगा। और ये कहाँ तक कर सकते? ये 50% जब टैक्स का बकेट पूरा हो जाएगा जीडीपी के, वो परसेंट उसी तरफ से सेट होगा, 2% रखना, 2.5%, इतना ज़्यादा वो इलास्टिक भी रहेगा। ये सब करेक्शन के लिए 2.5-3 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये होने के बाद इकोनॉमी कैसी होगी। अर्थ क्रांति प्रपोजल के बाद ये जो ग्राउंड लेवल की जो रिजर्वायर है वो लिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये 3 पिलर आ जाएंगे। करेंसी कॉम्प्रेशन, यानी लोगों को बैंक ट्रांजैक्शन के सिवा कन्वीनियंट नहीं रहेगा, सिक्योर्ड नहीं रहेगा। दूसरा है कमीशन ऑन ट्रांजैक्शन टू बैंक, बैंक की इंटरेस्ट बढ़ेंगे, बैंक इंटरप्रेन्योर बनेगी, बैंक लोगों तक जाएगी, क्योंकि अभी इंटरेस्ट की जगह उनको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन पे मनी मिलेगा। और तीसरा है लीगल प्रोविजन टू रेस्ट्रिक्ट कैश ट्रांजैक्शन, यानी 5,000 2,000 का लिमिट, इसके ऊपर आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अभी ये जो बैंकिंग सिस्टम है, वेल बैंक्ड इकोनॉमी, अभी ये मोटर की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, अभी वो ग्रेविटी से नीचे आएगा पानी। अभी आएगा तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा बीटीटी से, उसी से कुछ फ्रैक्शन स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा, उसी ट्रांजैक्शंस में लोकल बॉडी को भी जाएगा। और जो लास्ट हमने जो सजेस्ट किया है वो ग्लोबल टैक्स जाएगा हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, यही अभी हमारे लिए सॉल्यूशन है। हमारी न्यूक्लियर फैमिली को अगर हमें रोकना है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ आवर फैमिली स्ट्रक्चर, हमारी सोसाइटी, तो हमें पूरी दुनिया को एक फैमिली में कन्वर्ट करना है। दुनिया की जो पॉवर्टी लाइन है आज $2 पर डे इनकम की, हर भूखे के थाली में खाना जाना ही चाहिए। मेरे ट्रांजैक्शन में आप ग्लोबल टैक्स 0.1%, 0.2%, 0.3% लगाओ, वो फिर सोमालिया का होगा, फिर वो इथियोपिया का, कहीं का भी होगा, उसके थाली में खाना जाना चाहिए। ऊपर वाले ने सबके लिए दिया है। एक बीज को अगर 100 दाने उसने दिए हैं
वो सबके लिए दिए हैं। और ये सिर्फ ग्लोबल टैक्स है, ये वॉरफेयर से वेलफेयर की तरफ हमें घुमाएगा। फिर हमारे कंसर्न इकोलॉजी की रिस्टोरेशन पे आ जाएंगे। ग्लोबली टेररिज्म का बात ही नहीं रहेगा। आहार, वस्त्र और निवारा, रोटी, कपड़ा, मकान और सेहत, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ग्लोबल टैक्स से पूरी होगी। और ये कोई किसी पे एहसान नहीं है, ये हमारा ग्लोबल टैक्स है। जो ग्लोबल कंसर्न्स है, ग्लोबल चैलेंजेस है, उसके लिए ये सॉल्यूशन रहेगा। और ये आज के दायरे में, जैसे मैंने आपको डूम्सडे क्लॉक का जो ये बताया कि आज हम रेडिकल कुछ नहीं करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले अभी इमीडिएट फ्यूचर के लिए, मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहा, इमीडिएट फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूं। ये अगर हम करेंगे, ये बेसिक सॉल्यूशन है हमारा था, जो इंडियन इकोनॉमी ने ग्लोबल इकोनॉमी का एक दायरा ही बदल देगा। और ये ग्लोबल गवर्नमेंट जो आएगा, क्योंकि टैक्स के लिए अभी जो यूनाइटेड नेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट नहीं है। वो आज जो यूएनओ चलता है, ऑपरेट होता है, वो यूरोप और अमेरिका के ग्रांट पे चलता है। अगर उन्होंने ग्रांट नहीं दिया तो जैसे कि एनजीओ की हालत होती है, वैसे उनकी भी हो जाती है। वो कुछ नहीं कर सकते। जब उनको टैक्स का राइट मिलेगा तो दुनिया में सिर्फ वेल्थ कलेक्शन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कैपिटलिस्ट कुछ लोगों के हाथ में नहीं, तो ये मैकेनिज्म जो होगा ग्लोबल गवर्नेंस से, वो डेसिमिनेशन भी आ जाएगा उसका, इक्विटेबल। स्वार्थ और परमार्थ, एक तरफ मार्केट अपने अपने जो टैलेंट है उसको आगे लेके जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट है वो सोशल इक्विटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी जो सिचुएशन है इसमें हम क्या कर सकते हैं इमीडिएटली ये करने के लिए, तो उसका एक सॉल्यूशन हमने गवर्नमेंट के सामने अभी रखा है। अभी जो आपने मॉडल दिखाया है, हाँ, वो इज देयर एनी कंट्री व्हिच इज सिमिलर टू दिस? दिस इज इंडियाज प्रपोजल। इसके ग्लोबल कॉपीराइट भारत के पास है, किसी अर्थक्रांति 135 करोड़ के पास उसका जो आईपीआर हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजर्व राइट्स, तो इसीलिए हुआ है कि ये भारत, ये इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये सबका है। लेकिन बाहर के देश ने किया तो हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी उनको आईपीआर की, इसलिए वो हमने 2005-6 में उसकी जो आईपीआर की थी, वो भारत का कोई भी आदमी बोल सकता है ये मेरा है, लेकिन बाहर का कोई नहीं बोलेगा नहीं, तो हमें उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं चार्ज करने वाले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई भी मुल्क नहीं है जो ये मॉडल पे है। अभी ब्राज़ील में, ब्राज़ील और अमेरिका, यहाँ दो लोग हैं। ब्राज़ील में मार्कोस सेंट्रा, जो वहाँ के सीनेट के भी सीनेटर है और वो हार्वर्ड के पीएचडी है, उन्होंने ये मॉडल का, लेकिन वो ग्लोबल टैक्स का ये नहीं, उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, हमने ये 1999 में प्रपोज किया है, उन्होंने करीबन उसी 2000 की इसमें उन्होंने किया है। और तीसरे है एडगर फीच, जो अमेरिका से आए, उन्होंने 2003-4 में उन्होंने ये प्रपोज, लेकिन वो बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स नाम से है, लेकिन ये नहीं है, उसमें करेंसी कॉम्प्रेशन नहीं है, ग्लोबल टैक्स नहीं है, वो डेसिमिनेशन, ये कुछ नहीं है, सिर्फ वो इंसिडेंस अभी इनकम एयर एक्सपेंडिचर से निकाल दो और ट्रांजैक्शन पे लगाओ। ये तीन है, अर्थक्रांति, मार्कोस सेंट्रा, एडगर फिच, ये तीनों अलग है। और ये अभी तक हमें मालूम नहीं था, जैसे जैसे वो मार्कोस सेंट्रा ने हमें जब ये लिखा कि मैंने पोर्तुगीज़ में ये लिखा है, उनकी बड़ी किताब भी आई है, तो इसके पहले ये पब्लिश भी हुआ था अर्थक्रांति का। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी सोच है, क्राइसिस में ह्यूमैनिटी एक अलग सोच रखती है, क्योंकि वो ऊपर से आ जाता है पैगाम। और ये तो रोथस्चिल्ड फैमिली जो है, व्हिच इज करंटली कंट्रोलिंग ऑल द रिजर्व बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड प्लस द इकोनॉमीज, उनके पास ही है ना, रोथस्चिल्ड फैमिली के पास। बिल्कुल, रॉथशील्ड नहीं, उसमें मॉर्गन स्टैनली है, गोल्डमैन सैच है, वो 5-6 लोगों की है। उनके जो इंटरेस्ट थे, अभी वो डिजिटल इकोनॉमी में वो भी ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि अभी जैसे अब बिटकॉइंस आ रही है, डिजिटल करेंसी आ रही है, और ये उनके हाथ में नहीं है। भारत जैसा देश, हमारा पैटर्न हम अलग दे ही सकते हैं, हमारी करेंसी नोट कैसे करना, हमारा टैक्सेशन का मॉडल, ये हमारा चॉइस है। रॉथशील्ड और ये सब करते थे, वो जो 5 जूस फैमिली जो बैठी है थे, अब जो फेडरल बैंक को चलाती है,
अभी सौभाग्य से उसमें से मॉर्गन फैमिली की जो अभी की जो हेड है हमें मिलने आई थी पुणे में, उनकी 8-10 लोगों की टीम लेके। वो जब उन्होंने देखा, वो हार्वर्ड की खुद भी ये है पीएचडी, तो उसको शॉक लगा ये। वो बोले ये सोच है, बोले ये भारत की सोच है, हमें किसी पे करना है, हमें युद्ध की तरफ जाएगी नहीं, हमें तो बुद्ध है ना, हमें तो शांति ही चाहिए। लेकिन ये सोशल इक्विटेबल कैसा होता है, अभी इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इमीडिएट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में तो परफेक्ट है, ये पहले मॉरलिटी के बेस पे डिजायरेबल है क्या? आपको क्या लगता है ये डिजायरेबल है या नहीं है? मॉरलिटी के ग्राउंड पे, मॉडलिटी पे नहीं, मॉरलिटी पे प्लीज। मेरा सवाल है कि आप सभी ने बताया मोरालिटी पे डिपेंड है, तो मुझे ये भी लगता है कि लाइक इन योर फर्स्ट स्लाइड यू शोड दैट द गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स एब्सोल्यूट पावर, तो ये गलत इंटेंशंस के साथ तो गवर्नमेंट के पास कितना पावर रह जाएगा कि हमारी सारी ट्रांजैक्शंस पे सर्वेलेंस रखें, बैंक ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक करें, ये भी हो सकता है ना। तो ये बहुत बड़ा बैंक की ऑडिट तो आज भी होती है। ऑर्डिनरी सिटीजन ले- का ये बहुत बड़ा नहीं नहीं, लेट मी कंप्लीट। अभी ये जो 5G से लेके अभी जब आप गूगल ले रहे हैं, फेसबुक ले गए, तो उसका वॉच तो बाहर के लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी आपके बैंक अकाउंट का ऑडिट तो गवर्नमेंट ऐसी भी करती ही है, कंपलसरी ऑडिट होती ही है। लेकिन वहाँ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू जा रहा है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ेगा कि हमारा एक्सपेंडिचर है अभी 2% से हम 2.5% कर रहे हैं। हम सभी सीनियर को अभी हम पेंशन देने वाले हैं इसके बाद में, रिक्शा वाला हो कोई भी, 60 साल के ऊपर हम 15,000 रुपये सबको पेंशन देने वाले हैं। इक्विटेबल होने का इशू है। आपके पास 10,000 रुपया है और आपका महीने का खर्च 10,000 रुपया, आपका पूरा का पूरा जो कमाई आपका है वो आपने 10,000 रुपया ट्रांजैक्शन में लगा दिया, तो 10,000 रुपये के ऊपर आपका 2% का टैक्स लग गया। मेरे पड़ोसी के पास में 2 लाख रुपया है बट उसका खर्चा भी 10,000। वो कैसा रहेगा सर? तो जो 10,000 नहीं, ये का आप खर्चा है, इमेजिन कर रहे का ऐसा प्रैक्टिकल होता है? ऐसा है। नहीं नहीं, 2 लाख वाले का भी 10,000 और 10 वाले का 10,000। चलिए 11,000 होगा। हाँ नहीं, मुझे Sir, I got it, I got say it. a man earns 1 crore and spends 50 lakh. ये जो है वो अमाउंट नहीं, ये परसेंट है। 100 रुपए के 2% 2 रुपए होंगे और 10,000 के 2% 200 रुपए होंगे। Sir, but नहीं, लेट मी कंप्लीट। नहीं, मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मैंने नानो कार ली और मर्सिडीज ले ली, तो नानो का मुझे 2 लाख का 2% देना पड़ेगा और मर्सिडीज का 50 लाख या 1 करोड़ का 2% देना पड़ेगा। यही इक्विटेबल होता है, इसको प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। इक्विटेबल का मतलब ही ये होता है। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव आप अलग बोल रहे हैं कि जैसे आपकी अमीरी बढ़ेगी तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और जैसे आप गरीब होते जाएंगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव इज अलग, दैट इज डिफरेंट डायमेंशन। इक्विटी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। दिस टैक्स इज अ प्रोपोर्शनेट टैक्स, इट इज नाइदर प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेसिव क्यों है? मतलब है वो ये है कि जिसकी कमाई कम है वो लगभग अपने सारे ही अमाउंट को प्रोसेस में डाल देता है, क्योंकि उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है, अगर उसको लगता है कि मेरे प्रोसेस में टैक्स लगने वाला है, तो वो अपने उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में या कहीं पे दबा के रख लेगा। ये इनकम पे नहीं है, उसको अगर वो ये ट्रांजैक्शन पे है, उसके हाथ में नहीं है। sir, I put it in. हाँ प्लीज। I agree with you. Since if I earn 10,000 and spend all 10,000, I'm paying 2% on my स्पेंडिंग पे नहीं है ये। नहीं, लेट मी कंप्लीट। transaction, sir. Transaction, I understand that नहीं, part. जब आपने रिसीव किया तभी लग गया, देने के बाद आपको टैक्स ही नहीं है। Okay, then that point of एक saving doesn't come in, sir. I एक wanted to bring in saving doesn't come in, sir. कंफ्यूजन में आपका जो ये हो रहा है कि जब आप रिसीव करेंगे तभी टैक्स हो जाएगा, जब आप दूसरे को देंगे एक्सपेंडिचर पे वो टैक्स नहीं है। और दुर्भाग्य से अभी उनकी ये जो मैं कंटिन्यू करता हूँ, इनकम पे और एक्सपेंडिचर पे, आज गरीब आदमी जो एक्सपेंडिचर पे टैक्स देता है, जैसे रास्ते का भिखारी, वो तो जीएसटी देता है। अगर उसने अगर बिस्किट का एक पैकेट भी ले लिया तो उसको 5%, 18% बीच में तो देना ही पड़ता है। अभी पेट्रोल की भाव ये है, ये रिक्शे वाला जिसका पेट ही उसके ऊपर चलता है, वो भी उसके ऊपर 60 रुपये टैक्स देता है। और अंबानी की रोल्स रॉयस हो या वो भी 60 ही रुपये टैक्स देते हैं ना। जहाँ इनकम टैक्स ही 6% लोग ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर टैक्स गरीब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इनइक्विटेबल होता है। लेकिन वो प्रोडक्टिव है सबसे ज़्यादा। जो इक्विटेबल नहीं वो प्रोडक्टिव है, जो प्रोडक्टिव है वो इक्विटेबल नहीं है।
ये कॉम्प्लेक्स जो निकल जाता है वो प्रोपोर्शनेट टैक्स में जो प्रोग्रेसिव भी हो, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगी और इकोनॉमी का जैसे ग्रोथ होगी 5% 6% वो तो होती रहेगी, तो वैसे रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा, बैंक की रेवेन्यू भी बढ़ते जाएंगे, तो बैंक को जितना जो आता है आज का, तो इंटरेस्ट पहले नीचे आते जाएंगे और एक इसमें के बाद में तो बैंक इंटरेस्ट फ्री भी चला जाएगा। जब कैपिटल की कॉस्ट जब नीचे आ जाएगी तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड गरीब को और अमीर का एक ही जैसा रहेगा। आज मैंने 10% या 12% पे अगर लोन लिया है और एक मेरा कॉम्पिटिटर है उसने घर का पैसा लगा कि 0% पे लिया है, तो पहले से ही लेवल प्लेइंग ग्राउंड अलग होता है, मेरे टैलेंट का कोई मतलब नहीं वहाँ। और ये 10% तो हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में 10% कितनी बड़ी फिगर होती है। ये इक्विटेबल है क्या? तो ये डेफिनेटली इक्विटेबल है, क्योंकि वो प्रोपोर्शन में है। 100 रुपए के 2% और 1000 रुपए के 2% अलग फिगर हो जाती है। दूसरी के एक ही एंड पे है, जाने वाली के एंड पे है ही नहीं, वाइल रिसीविंग, यानी यहां कंप्लायंस ही नहीं है। जैसे आप जीएसटी आता है तो आप उसको इंक्लूड करके आप बाद में फॉरवर्ड करते हो ना, आपका जो प्रॉफिट निकाला है कमीशन, तो आप उसमें इंक्लूड करते हैं। जहां कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहां सेलर उसको डाइजेस्ट करेगा, जहां मोनोपोली मार्केट है वो पास ऑन करेगा। इसमें इनोवेशन में और ज्यादा ये हो जाएगा, इनोवेटिव सिस्टम भारत की और ज्यादा डेवलप होगी। अभी ये डिजायरेबिलिटी की इसमें कि जहां वेल्थ कलेक्शन है, पब्लिक फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस या मार्केट फाइनेंस में बेसिकली ये होता है। ये मार्केट फाइनेंस ये कुछ लोगों के हाथ में होता है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब गवर्नमेंट का, यानी जो 135 करोड़ के हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के दिए है। हाँ, अभी वो पॉलिटिशियन करप्ट नेचर के है। बेसिकली ये क्यों है? क्योंकि ये ब्लैक मनी से खड़े हैं। अगर व्हाइट मनी पे वो आ जाएंगे तो आप जैसे हम जैसे भी इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। आज 5 करोड़ और 10 करोड़ हम लोग सोच भी नहीं सकते, ये ग्राउंड पे हम जा ही नहीं सकते। लेकिन इलेक्शन के लिए अगर वो टाकी भर गई और बजटरी प्रोविजन हो गया कि आपके लिए 5 करोड़ की प्रोविजन हो गई, ये भारत के 200 लाख करोड़ के लिए 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ इतनी छोटी अमाउंट है, क्योंकि वो तो घूमेगी ना मार्केट में। जैसे ओलंपिक के गेम होते हैं, वो क्यों होते हैं? कि वहाँ टूरिज्म बढ़ता है, जो छोटे बिजनेस है, जो सर्विस सेक्टर है, वो उसका एक्सपांशन हो जाता है। तो इलेक्शन के वक्त भी हमारा ये हो सकता है। जहाँ एमए पॉलिटिक्स है, जहाँ बीए पॉलिटिक्स है, वहाँ करियर करने के लिए बाकी आगे चल के करियर ही नहीं है, आपको किसी पार्टी का कार्यकर्ता यानी ब्लैक मनी पे खड़ा रहना है। ये पहले डिजायरेबल है क्या, बाद में मॉडलिटी पे आते हैं, फिर फिजिबल है क्या, ये वायबल है क्या और वर्केबल है क्या। मोरालिटी पे ग्राउंड पे आपको इसको डाउट लगता है क्या? जब आपको टैक्स भरना ही नहीं है। आज क्या होता है, जब आपको क्रेडिट लेना है बैंक से तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, यानी आपकी जो इनकम की जो आपको अश्योरेंस देना है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न देना है। उसका अगर आपने शिफ्ट कर दिया कि इनकम टैक्स की जगह आपके ट्रांजैक्शन की जो कैपेसिटी उसके ऊपर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी। ये रिक्शे वाला बैंक की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको मकान के लिए क्रेडिट चाहिए, उसको एक छोटा रिक्शा लेना है उसके लिए क्रेडिट चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन की जो आएगी उसमें और ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, उतना कलेक्शन बढ़ेगा गवर्नमेंट का भी टैक्स का। तो ये 2% की जरूरत नहीं रहेगी, वो 1% से भी नीचे आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर से ज़्यादा तो गवर्नमेंट ले ही नहीं सकती, नहीं तो एक्सपेंडिचर प्लान और एनरिच करने पड़ेंगे। जैसे युवाओं को डोल, अगर जॉब नहीं है तो आपको 10,000 रुपये डोल मिलेगा। या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो जो है, पार्टी और पर्सनैलिटी से आगे चल के प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, जहां इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आज तो हम देखते हैं कि मोदी जी है तो उनको देना है, अगर मोदी जी ने कल गलत कर दिया तो हम क्या करें, पार्टी गलत है, गलत है। हमें प्रोग्राम से मतलब है, व्यक्ति ना पार्टी। मेरा वोट प्रोग्राम को। आप प्रोग्राम क्या दे रहे हैं, इसकी कीमत कौन देगा? जिसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जिसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। और ये जो ग्राउंड होगा पार्टी और पर्सनैलिटी से आगे चल के प्रोग्राम की तरफ जब जाएगा तो मॉरलिटी के साउंड ग्राउंड पे आएगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन का इंक्लूजन होगा, वोटर्स का। तो ये मॉरलिटी के इसमें आपको क्या लगता है जिससे डिजायरेबिलिटी सेट होगी? इज इट डिजायरेबल और नॉट? ये फिजिबल है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें, अगर मुझे पॉलिटिक्स जिनको अगर मोदी जी को करना है तो सफेद मनी का अगर मुझे बजटरी प्रोविजन हो रही है
तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है? ये वायबल है, क्योंकि आज के ट्रांजैक्शन में बता रहा हूँ, आज 2200 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर डे होते हैं, 22,000 ट्रिलियन रुपीज, सॉरी 2200 ट्रिलियन रुपीज, 2200 ट्रिलियन रुपीज, जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन छोड़ के कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, उसमें अगर 2% आज टैक्स लगेगा तो वो 42 लाख करोड़ यानी सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी का टोटल टैक्स कलेक्शन आज के 2% में होता है। आज 2000 की नोट है, 500 की नोट है, यानी करेंसी में तो बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे और कॉम्प्रेस होते जाएंगे, जैसे ऐप आते जाएंगे, पेटीएम जैसे, गूगल पे जैसे, जैसा और कन्वीनियंट होते जाएगा लोगों का, तो और ज़्यादा बैंकिंग स्ट्रीम में या डिजिटल स्ट्रीम में लोग आएंगे। वर्केबल तो हो गया, क्योंकि 4G आ गया अपने देश में। अभी इंटरनेट का फेलियर हो गया, ये अभी ये परसेप्शन का भी कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल में अभी 4G हम ऑपरेट कर रहे हैं, गाँव में है ये, हम तो देश में घूमते रहते हैं। तो ये मोरालिटी की इस पे डिजायरेबल है, मोरालिटी के इसमें फिजिबल है, वायबल है और वर्केबल भी है। क्योंकि बैंकिंग स्ट्रक्चर जैसे पोस्टल बैंकिंग अभी कन्वर्ट हो गई है, तो बैंकिंग का स्प्रेड बहुत बढ़ गया है। यह गाँव तक पोस्ट तो पहुंचा ही है। ये बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? तो हमने अभी गवर्नमेंट को एक प्रपोजल ये दिया है। ओह सॉरी, ये हमने गवर्नमेंट को अभी जीएसटी और पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग का कॉन्फ्लिक्ट तो हम देख रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में कितने इश्यूज हो रहे हैं। 100 रुपया तो डीजल पेट्रोल क्रॉस करके गया है। अभी उसको क्या करें? अभी पेट्रोल और डीजल जिसमें सेंट्रल और स्टेट अलग है, क्योंकि वो जीएसटी के दायरे में है ही नहीं। अभी पेट्रोल के हम सब जानते हैं कि कीमत एक्चुअली 35 रुपये और उसके ऊपर सभी टैक्स ही है। सेंट्रल के 30-32 रुपये टैक्स है और स्टेट के 30-32 रुपये टैक्स है। हमने सरकार को, केंद्र सरकार को ये प्रपोज किया है कि आप सेंट्रल के टैक्सेस निकाल दो, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, कोई स्टेट ऑब्जेक्शन ले नहीं सकता क्योंकि ये सेंट्रल का है। आप एक्साइज निकाल देंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमत इमीडिएटली 30 रुपये से 32 रुपये तक नीचे आ जाएगी, इमीडिएट। उसका कंपेंसेशन कैसा करेंगे? आज डीजल और पेट्रोल के टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है 2.6 ट्रिलियन रुपीस है, 2,60,000 करोड़, 2.6 ट्रिलियन। अगर ये निकल जाएगा तो गवर्नमेंट का कंपेंसेशन कैसा होगा? तो हमने बोला कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 0.3% यानी 100 रुपये पे 30 पैसा या 1000 रुपये पे 3 रुपया, 10,000 पे 30 रुपये, इतना बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आप शुरू करो इमीडिएट, जिसको आप कोविड टैक्स भी बोल सकते हो। 100 रुपये पे 30 पैसा या 1000 रुपये पे 3 रुपया, तो सरकार के पास कितना आएगा 0.3% से? अभी जो मैंने जैसा आपको बताया 2200 ट्रिलियन रुपीस का अगर 0.3% आ गया तो होता है 6.6 ट्रिलियन रुपीस, 6,60,000 करोड़, यानी 2,60,000 की जगह 4 लाख करोड़ एडिशनल आ जाते हैं। 0.2 रखोगे तो 4,40,000 करोड़ आ जाएगा, डबल से जब ज़्यादा आएगा। 0.1 यानी 100 रुपये पे 10 पैसा। आप ये बीटीटी को इंट्रोड्यूस करके पहले लोगों के सामने रखो, ये इसकी प्रोडक्टिविटी है। एक 10,000 रुपये कमाने वाला जो आम आदमी है, एक मोटरसाइकिल 2 व्हीलर यूज करता है, वह महीने में कम से कम 15 लीटर पेट्रोल यूज करता है। 30 रुपये बचेगा तो उसका मंथली जो सेविंग होगा 450 रुपये का सेविंग होगा, और 10,000 जो रिसीव करेगा रिसिप्ट पे, तो 30 रुपये उसका टैक्स चले जाएगा बीटीटी। 420 रुपये का उसका नेट एक तरफ से, और जो इन्फ्लेशन नीचे आएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, कम आएगी, इनर्जी कॉस्ट बेसिकली जहां से हम थर्मल पावर क्रिएट करते हैं, डीजल की कॉस्ट कम होगी, इससे इनपुट कॉस्ट कम आ जाएगी, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कॉस्ट नीचे आ जाएगी। ये इंट्रोड्यूस करना बहुत ही आसान है और हमें लगता है कि ये जरूरी भी है। आज ये कैसा हो सकता है, ये मैं आपको यहां दिखाता हूं।
आज ये ऊपर वाला कॉर्नर का जो है, ये अभी क्या सिचुएशन है, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स सेंट्रल और स्टेट के टैक्स है, आप इन्फ्लेशन फुल भी कर दो तो भी आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो करनी है डॉलर की 2025 में, ये हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन और इतनी ज़्यादा है कि आपका प्रोडक्शन ही ये वायबल नहीं होता। जब वो निकाल देंगे दोनों तरीके से गुत्थियाँ, पहले तो सेंट्रल की चली जाएगी और बाद में स्टेट को जब समझ में आएगा कि इतना ये प्रॉफिटेबल और जितना ये कन्वीनियंट है, स्टेट बोले कि हमारा भी टैक्स हम निकाल देते 30 रुपये और हमारा भी निकाल दो, हमें भी बीटीटी में ये शेयर दे दो, तो ये 60 या 62-65 रुपए से पेट्रोल और डीजल इमीडिएटली नीचे आ जाता है। आज जब ग्लोबल, वैसे भी 2030 में हमें फोसाइल फ्यूल से अलग ही निकलना है, हमारा तो वो तो डिसाइडेड पॉलिसी है। अभी 8 साल के अंदर रेवेन्यू का इतना बड़ा लाएंगे कहाँ से हम? जो स्टेट रेवेन्यू में करीबन 40% ये तो शेयर तो इसका है, 25 से 40% तक फ्यूल के, यानी पेट्रोल डीजल का टैक्स 25 से 40% तक स्टेट की इकोनॉमी में। इसका अल्टरनेटिव आज से देना पड़ेगा। सेंट्रल को ये कल से करना पॉसिबल है। हम एक्साइज निकाल रहे हैं, हम कस्टम ड्यूटी निकाल रहे हैं, यानी जीरो कर रहे हैं। इमीडिएटली डीजल 32 रुपए से और पेट्रोल 31 रुपए से कल कम हो जाएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। 2 साल के अंदर लोग भी बोलने लगेंगे ये सब टैक्स निकाल दो, और एक ही जगह इतना अच्छा है। अभी 3 मॉडल रहेंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी और बीटीटी। फिर लिकर के टैक्स भी निकल जाएंगे। तो लिकर को जहां बैन करना है, जैसे अभी बिहार की पोजीशन है, अगर आप लिकर को एक बैन करेंगे तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि दूसरा रेवेन्यू तो लिकर से आ जाता है। चाहते हुए भी उसको लॉक नहीं कर सकती या बैन नहीं कर सकती। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो एंटी सोशल जो बिजनेस है इससे, तभी गवर्नमेंट कुछ दे पाएगी। अभी क्या है, ये एंटी सोशल के साथ उन्होंने टैक्स इतना बढ़ा के वो रेवेन्यू का मेन सोर्स करके रखा है। जैसे अब मुंबई में डांस बार और ये बार की बातें हुई, इतना टैक्स है कि वो चल रही कि इस वक्त गवर्नमेंट ही चल नहीं सकती। आपको उसको डिस्करेज करना या इनकरेज करना है, क्या करना है? तो पहले उसका रेवेन्यू का नाता तोड़ दो। आपको इसको बैन करना है तो वो पॉसिबल होना चाहिए आपको। और ये जब ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ेगा तो आत्मनिर्भर, इसका सीरियसनेस समझो कितना होता है। अगर 10% इंटरेस्ट रेट पे मैंने फ्लैट के लिए कर्जा लिया है, जो आज का आप समझो एवरेज है 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट, 20 साल तक मुझे जो ईएमआई देना पड़ता है उसका रिपेमेंट करने के लिए, अगर वो मुझे 2% इंटरेस्ट पे मिलेगा, जो यूरोप में, अमेरिका में, जापान में तो 0% है, वो छोड़ ही दो, 2% पर एनम पे वो अगर मुझे मिलेगा तो 8.5 साल के अंदर मेरा रिपेमेंट पूरा हो जाता है, 20 की जगह। ये मेरी जिंदगी के 11.5 साल नहीं बचा था सिर्फ जवानी के, 8.5 साल के अंदर मेरा एक नया मॉर्गेज तैयार होता है इतने वैल्यू का, जो नई कैपिटल खड़ा कर सकता है, नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ 20 साल नहीं कर सकता आदमी, ये 8.5 साल में नई टेक्नोलॉजी ले सकता है। और यहाँ भारत पीछे है, टेक्नोलॉजी में भारत पीछे नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से पीछे है। 8.5 साल के अंदर मेरी एक नई मॉर्गेज बन गई तो मुझे नया कैपिटल मिल जाता है, ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये 20 साल नहीं मैं मॉर्गेज कर सकता। ये बहुत सीरियस है, ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे फ्यूचर को, जो सबसे युवा देश है दुनिया का, 29 साल की हमारी अभी एवरेज एज ये है, ये देश का फ्यूचर दुनिया देख रही है कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है या लायबिलिटी है। अगर हम ये युवाओं के वास्ते अगर रास्ते नहीं खोलेंगे तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम में जाएंगे। उनके लिए रास्ते खोलने ही पड़ेंगे। ये तभी डिविडेंड होंगे जब हम उनके लिए सिस्टम बना के देंगे। ये हो सकता है। एक फ्लैट को मुझे अगर इंटरेस्ट फ्री यानी बैंक से बर्डन फ्री करना है तो 20 साल जो ईएमआई देना, 2% पे मेरा वो 8.5 साल के अंदर रिपेमेंट हो जाता है, नया मॉर्गेज बन जाता है। ये 20 साल नहीं होता, नई टेक्नोलॉजी फिर वो आउटडेटेड होती है, तब मैं उसका अडॉप्ट करता हूँ।
ग्लोबल कंपटीशन में ये पॉसिबल नहीं होता है सर्वाइव करना। ये मस्ट है चेंज, और इसके लिए ये छोटा रास्ता है अंदर जाने के लिए, और ये अभी के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में हो सकता है। इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा, नई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बस चलते चलते मैं एक और छोटे से प्रपोजल का सिर्फ ये करके मेरा क्लोज करता हूँ, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है। इसलिए अर्थ क्रांति एक जो नया प्रपोजल, हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं, हम लोग रखते प्रपोजल यानी डिज़ाइन। हम ड्रीम नहीं शेयर करते हैं। अगर कोई चीज़ रियलिटी में आनी है तो आपके पास डिज़ाइन चाहिए। रियलिटी का सीड डिज़ाइन होता है, और डिज़ाइन का सीड ड्रीम होता है। ड्रीम कभी सीधा रियलिटी नहीं बन सकता, उसको डिज़ाइन चाहिए। ये डिज़ाइन है। वैसे हमने एक प्रपोजल और रखा है, 60 साल के ऊपर भारत क्या हर आदमी को नेशनल असेट का स्टेटस दे दो। भारत का हर आदमी जो 60 साल के ऊपर है वो नेशनल असेट होगा। उसका मतलब हमने वो 4 चीज दी है। 60 साल के ऊपर हर आदमी का मिनिमम जो ये रहेगा, इनकम रहेगा, जिसको हम ऑनरेरियम बोल रहे हैं, कोई पेंशन भी बोल सकता है, मिनिमम 10,000 रुपये होगा। क्यों? आज का हमारे देश का पर कैपिटा इनकम 1,30,000 रुपये या सालाना है, यानी ये 10,000 रुपये हो जाता है। 60 साल के ऊपर के हर आदमी के अकाउंट पे जो बिलो पर कैपिटा इनकम है उसको पेंशन 10,000 रुपये। फिर वो आसाम की कोई बूढ़ी हो, कोई भी कहाँ देश में हो, 15 करोड़ हमारे देश में सीनियर सिटीजन है आज करीबन, 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन। और वो डीए के साथ लिंक होगी। महंगाई बढ़ती जाएगी, 10,000 15,000 होते जाएंगे। दूसरा, इन लोगों के लिए स्पेशल एमिनिटीज़ होगी, नए रास्ते होंगे, फुटपाथ होंगे, गार्डन होगी, बैठने के लिए, इनके लिए ये जो कुछ चाहिए, जो 60 साल के ऊपर के हर आदमी के लिए जो एमिनिटीज चाहिए, सिविक एमिनिटीज़, वो उनके लिए होनी चाहिए। तीसरा, ये जो लोग हैं इनके लिए एक अलग मंत्रालय, मिनिस्ट्री चाहिए कैबिनेट में। 15 लाख के रेल कर्मचारियों के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री और बजट है। 16 लाख के डिफेंस के लिए एक बजट भी होता है और एक मिनिस्ट्री भी होती है कैबिनेट रैंक की। और 15 करोड़ के लिए कुछ भी नहीं है। वो एक स्टेट मिनिस्टर होता है विमेन एंड सीनियर सिटीजन एंड चाइल्ड वेलफेयर में। इसमें 15 करोड़ का सवाल है। चौथी चीज़ हमने इसके साथ मांगी है कि इनको एक स्पेशल ये दे दो कि इनको एट्रॉसिटी में उनको ये करो कि जैसे आज कास्ट और रिलीजन में है, 60 साल के ऊपर आपको कोई अब्यूज़ नहीं कर पाएगा। वो एट्रॉसिटी किस में आ जाएगा? कोई नहीं, कोई गवर्नमेंट और ये आपको अब्यूज़ कर ही नहीं पाएंगे आफ्टर 60s। अभी ये क्यों? और ये सोशल नहीं है, ये जो प्रपोजल है वो इकोनॉमिक्स का ही है प्रपोजल। मैं सिर्फ इसके 2-3 आपको ये देता हूँ। हमारा देश आज कास्ट और धर्म की इसमें इतना टूट गया है, प्रांत, भाषा, 135 की हमारी फैमिली बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन जो अभी है रेफरेंस वो जन्म के साथ जुड़ा है। अनिल बोकिल हो गया है, बोकिल के घर में पैदा हो गया। मैंने कोई डोनेशन किसी को दिया नहीं था, कोई रिटर्न एग्जाम दी नहीं थी, हो गया बोकिल। समाज के घर के संस्कार मिलके हो गए यहाँ तक। लेकिन जिसको नहीं मिले उनका क्या? जन्म का रेफरेंस हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटिव हो रहा है। लेकिन डेथ जो सबके लिए सर्टन है, बर्थ हम अबॉर्ट कर सकते हैं, डेथ को अबॉर्ट नहीं कर सकते। हम सबकी शाम, जो लाइफ की जिंदगी की शाम है, गुड बाय करने का वक्त, सबका मृत्यु जो है वो सुनहरा कर सकते हैं 100%। और ये सिस्टम कर सकती है। उसमें ऊपर वाले के नहीं, वो तो डिवाइन अलग है, लेकिन ये सिस्टम कर सकती है हर एक का। अभी 60 साल के ऊपर ना मुझे कोई पढ़ाई करनी है, ना कोई नौकरी करनी है, तो मुझे कोई आरक्षण की जरूरत नहीं, मुझे कोई जात की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई शादी करनी है, मुझे कोई धर्म की जरूरत नहीं। मेरी स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर है। मटेरियल वर्ल्ड में मैंने 60 साल तक, चाहे मैं रास्ते का भिखारी हूँ या चाहे मैं मुकेश अंबानी हूँ, मैंने 60 साल तक देश को इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। हर चीज पे मैंने दिया है, 60 साल तक दिया है। अभी मेरी जिंदगी के, जो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-71 साल है, 10 साल बचे हैं। लेकिन ये मैं इकोनॉमिक्स की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं सोशोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कितने बेनिफिशियल है। आज हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सप्लाई चेन या प्रोडक्टिविटी की साइड से देखते हैं।
लेकिन मार्केट सिर्फ सप्लाई पे नहीं चलता, वो डिमांड भी उसका उतना ही जरूरी पार्ट है। डिमांड के सिवा आप सप्लाई किसको करेंगे? ये सीनियर सिटीजन की जो डिमांड जो आएगी वो युवाओं के लिए और रोजगार के अवसर खुली करेगी। आज भूखे लोग मर रहे हैं। अभी फैमिली में क्या हालत है आप देखते हैं ना, जो गाय दूध नहीं देती उसको घास भी डालना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, लेकिन जो गाय दूध देती है वो आखिरी तक उसको घास डाला जाता है। जब बूढ़ा बूढ़ी के 10,000 घर में आते रहेंगे तो जवान बच्चे भी उनको पकड़ के रखेंगे, उनको भी सिक्योरिटी मिलती जाएगी, और वो अश्योर्ड है। ये पब्लिक फाइनेंस है, ये कोई किसी की कृपा नहीं है। मैंने इस देश में जन्म लिया, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि डिग्निटी का राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। डिग्निटी से जीने का मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। अभी इसका फायदा देखो कितना होता है। अगर ये परचेसिंग पावर डेसिमिनेट, सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं है। आज समझो 15 करोड़ में से हमने बोला कि जो पर कैपिटा इनकम के नीचे के लोगों को देना है 60 साल के ऊपर के, तो भी ये 12-1 करोड़ हो जाते हैं, 10 से 12 करोड़। तो उनका 10,000 रुपये भी अभी पकड़ा तो ये 15 लाख करोड़ की नज़दीक आ जाता है, 15 लाख या 16 लाख करोड़। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू जो है 22 लाख करोड़ का है, एक्चुअल रेवेन्यू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किटी से तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारी जीडीपी जो है 200 लाख करोड़ की, उसमें 15 लाख करोड़ यानी 7.5% है ये सिर्फ। सरकार इसमें अगर एक ट्रस्टीशिप की ये लेगी, रोल लेगी कि बैंकों में जो पैसा पड़ा है, क्योंकि अभी तो पैनाडेमिक में तो घूम ही नहीं रहा है, बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, तो लोन भी नहीं जा रहा है, और एनपीए होने की वजह से बैंक भी डूब रही है। जो डिपॉजिट्स बैंक में पड़े उसकी लायबिलिटी बैंक को हो गई है। सरकार ये पैसा कर्जे में लेगी और इनको सीनियर सिटीजन को खर्चे के लिए देगी, फॉर एक्सपेंडिचर ओनली। अभी देखो इसका इकोनॉमिक्स कैसा है। अभी सरकार जो लेगी, आपके तो मालूम है आपकी इंटरेस्ट रेट अभी जो चल रहा है वो 6% पे सरकार को पैसा मिलेगा कर्जा जो बैंकों में पड़ा है। और जब सरकार इसको खर्चों को देगी तो 0 से 28% हमारा जीएसटी का जो रेट है, क्योंकि वो कंजम्पशन के रेट है ना, तो इसका एवरेज आएगा 14%। और ज़्यादा हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं, 10% एवरेज पे समझो आ जाएगा। यानी सरकार की लायबिलिटी 6% से है और सरकार का गेन 10% से है। बैंक के 6% अश्योर्ड जाएंगे और 4% एडिशनल रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा सरकार के, जो जीएसटी होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूट भी सेंट्रल, लोकल बॉडी और सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगा। जितना ये ज़्यादा बढ़ेगा उतना सरकार का ये अमाउंट ज़्यादा होती जाएगा। कोई भी सरकार को कैपिटल रिपेमेंट करना नहीं होता, उनको इंटरेस्ट रिपेमेंट करना होता है। एफआरबीएम जो ये है ना हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बजट मैनेजमेंट जो कानून बनाया गया, वहाँ 3.5% से ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं चलेगा। उसमें कैपिटल रिपेमेंट नहीं होता, इंटरेस्ट रिपेमेंट किया है क्या आपने, तो 6% तो हो गया। गवर्नमेंट के पास 4% और बचते। लेकिन एक ही दिन में ये जात पात धर्म के सब बदल जाएंगे। रास्ते का जो रिक्शा वाला है वो भी वही डिग्निटी से, मैं भी नेशनल असेट हूँ। ठीक है, मेरा जन्म अनप्रिविलेज इसमें हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 60 साल के बाद में मैं भी उसी डिग्निटी का हूँ। फ्यूचर के लिए, जीने के लिए आदमी के पास कुछ तो रहेगा। किसान की आत्महत्या इमीडिएट बंद होगी, वो सोचेगा यार 60 साल तक उसके बाद में मैं भी एसेट हो, थोड़ा और खींच लेंगे, तब तक घर में बूढ़ा बूढ़ी के तो पैसे आ ही रहे माँ बाप के। हर एक को अपने अपने प्रोफेशन में जो है वो डिग्निटी और ग्रेस आएगा। डिग्निफाइड लिविंग और ग्रेसफुल इवनिंग, इससे सिवा और क्या चाहिए इंसान को? प्रतिष्ठा के साथ जीना और ग्रेसफुली गुड बाय करना, और ये सिस्टम कर सकती है। और ये अगर हम करें, इसमें थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है। अगर 60 साल में आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड क्लियर है, आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं है, तो आपको पासपोर्ट वीसा नहीं लगेगा। ग्लोबल सिटीजन। 60 साल के बाद मैं क्या करूँगा? अगर मुझे यूरोप का मिल गया, न्यूजीलैंड का, मैं क्या रुकूंगा? जाऊँगा तो अमेरिका में सिर्फ 3 चीज़ के लिए, रिश्तेदार, बच्चे को मिलने, दूसरा हेल्थ की कोई ट्रीटमेंट लेने, नहीं तो एक्सकर्शन के घूमने के लिए। यहाँ तो मेरी बूढ़ी है, वहीं तो मुझे जाना है। मैं किसी सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। दुनिया का क्राइम रेट नीचे आएगा। बॉर्डरलेस वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम। और ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको इसका जरिए ये किया, ये बेसिक प्रपोजल ये था।
दूसरा भी प्रपोजल है गवर्नमेंट के साथ, हमारी उससे भी बात हो रही है। और जाते जाते ये 15 करोड़ की ताकत कितनी बड़ी है, मैं बोलता हूँ कि अगर ये वोट बैंक में कन्वर्ट होगी, ये जात धर्म रिश्ते, इससे अगर वो वोट बैंक में हर एक को तो 60 साल का होना ये बचना है तो होगी। तो एक ही प्रोग्राम पे कि वी आर नेशनल असेट। आज दुनिया में सबसे बड़ी वोट बैंक जो है वो बीजेपी की है, क्योंकि 11.5 करोड़ उनके मेंबर है रजिस्टर्ड, डेमोक्रेसी में रजिस्टर्ड मेंबर। ये 15 करोड़ है बीजेपी से, तो इमीडिएट बड़े हो जाएंगे। और उसके साथ युवा जुड़ते ही जाएंगे। अगर मेरे बाप को, माँ बाप को मिल रहा है तो मेरा वोट किसको जाएगा? ये कास्ट रिलीजन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ से आगे चल के वैल्यू सिस्टम पे वो जाएगा। ये हो सकता है। मैंने बहुत समय लिया आपका, मुझे ये देना था, आपने इतना इसमें सुना। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much for such a deep and intense economic session. Economics is a complex subject, but you have presented in a lucid way so that all of us can understand. And now we understand why Prime Minister has extended 60 more minutes to listen to your presentation. Thank you so much, sir, for being with us today. Now I invite Shri Bharat Gopuji. Sir, please. Now I invite Shri Shyamji to felicitate our guest, Shri Anilji, with a small memento as a token of gratitude. अच्छी तरीके से समझाया। और आई थिंक ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसके ऊपर अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि आपने एक छोटे वे में इस चीज़ को बताया, तो इसको फाइन ट्यून करके अगर इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए तो सिस्टमेटिक जो इम्प्रूवमेंट है वो तो बहुत सारे काफ़ी होगा, लेकिन ये हमारे जनरेशन के लिए चैलेंज है, क्योंकि ये युवाओं के लिए अगर रास्ते दे तो वो डूम्सडे क्लॉक हमारे लाइफ का वो कुछ सेकंड हम पीछे ले जा सकते हैं क्या? नहीं, कुछ सेकंड ये हमारा टारगेट बचा है। इन बच्चों के लिए थोड़ा समय तो बचना चाहिए करने के लिए कुछ। अगर हम वो भी नहीं दे पाए तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है हमारे एग्जिस्टेंस का। इतना समय हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। वो डूम्सडे क्लॉक जब भूगोल में पड़ेगी तो रात को नींद ही नहीं आएगी, हम सोते ही नहीं रात को। हमने क्या दिया है जनरेशन को? जीने का मकसद नहीं, जीने के लिए कोई स्पिरिट नहीं, हमने क्या किया? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Sir, you have transferred your knowledge to us. That is the biggest. आप टैलेंट है, हमारे पास एक्सपीरियंस है। टैलेंट प्लस टैलेंट इज इक्वल टू टैलेंट, एक्सपीरियंस प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस, टैलेंट प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू विजडम। आने वाली दुनिया विजडम पे चलने वाली है, टैलेंट पे चलेगा नहीं। तो हमारा कोलैबोरेशन इसमें, आप भी छोटे नहीं, हम भी छोटे नहीं। Yes, sir. Yes, sir. दोनों एक जैसे, दो हाथ है तो दोनों एक जैसे। आपके पास टैलेंट है, मेरे पास एक्सपीरियंस, और दोनों मिलके ही विजडम बोला। Yes, sir. True. Thank you. Thank you, sir. Now we can go in for a short tea break and we'll get back to the next session. I'll just copy that file and So this is your laptop. You want? Sure, everything. अच्छी तरीके से समझाया। और आई थिंक ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसके ऊपर अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि आपने एक छोटे वे में इस चीज़ को बताया, तो इसको फाइन ट्यून करके अगर इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए तो सिस्टमेटिक
जो इम्प्रूवमेंट है वो तो बहुत सारे हैं। काफ़ी होगा, लेकिन ये हमारे जनरेशन के लिए ये चैलेंज है, क्योंकि ये युवाओं के लिए अगर रास्ते रास्ते नहीं तो वो डूम्सडे क्लॉक हमारे लाइफ का वो कुछ सेकंड हम पीछे ले जा सकते हैं क्या नहीं, कुछ सेकंड ये हमारा टारगेट बचा है। इन बच्चों के लिए थोड़ा समय तो बचना चाहिए करने के लिए कुछ, अगर हम वो भी नहीं दे पाए तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है हमारे एग्जिस्टेंस का। इतना समय हमारे पास नहीं है। बिल्कुल वो डूम्सडे क्लॉक जब भूगोल में पड़ेगी तो रात को नींद ही नहीं आएगी, हम सोते ही नहीं रात को। हमने क्या दिया है जनरेशन को? जीने का मकसद नहीं, जीने के लिए कोई स्पिरिट नहीं, हमने क्या किया? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Sir, you have transferred your knowledge to us. That is the biggest. आप टैलेंट है, हमारे पास एक्सपीरियंस है। टैलेंट प्लस टैलेंट इज इक्वल टू टैलेंट, एक्सपीरियंस प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस, टैलेंट प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू विजडम। आने वाली दुनिया विजडम पे चलने वाली है, टैलेंट पे चलेगा नहीं। तो हमारा कोलैबोरेशन इसमें, आप भी छोटे नहीं, हम भी छोटे नहीं। Yes, sir. Yes, sir. दोनों एक जैसे, दो हाथ है तो दोनों एक जैसे। आपके पास टैलेंट है, हमारे पास एक्सपीरियंस, और दोनों मिलके ही विजडम बोला। Yes, sir. True. Thank you. Thank you, sir. Now we can go in for a short tea break, and we'll get back to the next session. I'll just copy that file and Sure. So this is your laptop. देखिए उनका है। You want